हमारी आज की स्टोरी शेयर की है रोशनी ने। और ये कहानी भोपाल की है। वैसे तो रोशनी यूपी से है, बट रोशनी कॉलेज में एमबीए करने के लिए भोपाल में शिफ्ट हुई थी। और जब वो भोपाल में शिफ्ट हुई, वहीं पर उसके साथ ये पूरी घटना घटी थी। दरअसल रोशनी का जो फर्स्ट ईयर था कॉलेज का, वो उसने घर से ही पूरा करा था। उस समय कोरोना का टाइम चल रहा था, और पहला साल कोरोना की वजह से पूरा का पूरा घर में ही ऑनलाइन स्टडीज में बीत गया। अब रोशनी सेकेंड ईयर में आ चुकी थी, और अब कोरोना भी धीरे धीरे खत्म होने लग रहा था। अब धीरे धीरे कॉलेजेस खुलने लगे थे, तो रोशनी को भी अब भोपाल जाना पड़ा। भोपाल में रोशनी के कुछ रिलेटिव्स रहते थे, जिनसे जानकारी लेकर रोशनी के फादर ने रोशनी को एक रूम दिला दिया। रोशनी को शेयरिंग में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब सब कुछ फाइनल हो जाता है, तो रोशनी अपने रूम में जाकर शिफ्ट हो जाती है। अब जैसा कि मैंने बताया कि कोरोना के जस्ट बाद का टाइम था, तो इस टाइम पर भी ज्यादा रश नहीं रहता था। लोग ज्यादा भीड़ नहीं बनाते थे, ग्रुप्स में इकट्ठा नहीं होते थे, और इसी का फायदा रोशनी भी उठाती है। वो हर जगह जाकर एक्सप्लोर करती है, क्योंकि जहाँ ज्यादा लोग नहीं होते, ज्यादा भीड़ नहीं होती, सब कुछ खाली सा था। और रोशनी को ऐसी जगह बहुत पसंद होती है, उसे भीड़ बिल्कुल नहीं पसंद। तो रोशनी से जितना हो सका उसने उतना ज्यादा वहां एक्सप्लोर किया। अब ऐसे ही घूमते घूमते रोशनी के दिमाग में आता है कि क्यों ना नर्मदा मैया के दर्शन करे जाए। अभी रोशनी भोपाल आई ही थी, हर जगह उसने घूमा ही था, लेकिन नर्मदा नदी को घूमने का अवसर वो कभी नहीं गंवाना चाहती थी। और इसलिए वो बस आसपास से थोड़ी बहुत जानकारी लेती है, जिससे उसको सेठनी गढ़ के बारे में पता चलता है। और फिर रोशनी रेडी हो जाती है सेठनी घाट जाने के लिए। सुबह 5 बजे वो अपने घर से निकलती है और एक ई रिक्शा पकड़ती है। ये जो ई रिक्शा होती है, इसमें सिर्फ एक ड्राइवर होता है और पीछे सिर्फ एक लड़का बैठा होता है, जो शायद रोशनी की ही एज का था। अब रोशनी उधर बैठ जाती है, रिक्शा वाले को बताती है कि उसे कहाँ जाना है, और उसके बाद रिक्शा चल पड़ती है। अब रिक्शा चलते चलते थोड़ी सी देर हुई थी, तब वो जो लड़का जो रोशनी के सामने बैठा था, वो रोशनी से पूछता है, क्या आप यहाँ की हो? तो रोशनी उसका कोई जवाब नहीं देती। वो लड़का वापस से सेम सवाल करता है, तो रोशनी बोलती है, आपसे मतलब? जिस पर वो लड़का मुस्कुरा के बोलता है, रिक्शा वाले ने गलत टर्न लिया है और आप कोई जवाब नहीं दे रही। रोशनी जैसे ही सुनती है, वो वापस से रिक्शा वाले से पूछती है, भैया आप ये गलत रास्ते से क्यों ले जा रहे हो? तो रिक्शा वाला बोलता है, मैडम ये एक शॉर्टकट है। तो रोशनी वापस से उस लड़के को देखती है। लड़का कुछ बोलता नहीं है, बस इशारे में मना सा करता है। तो रोशनी बोलती है, भैया आप मुझे वापस से उस रास्ते से लेकर जाओ, मुझे कोई शॉर्टकट नहीं लेना, मेरे पास बहुत टाइम है। तो रिक्शा वाला मना कर देता है, बोलता है, मैडम देखो हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, हम आधे रास्ते में ही हैं, अब क्या वापस जाना? तो रोशनी एकदम से रिक्शा वाले को डांट के बोलती है, भैया रिक्शा यहीं रोको, मुझे यहीं उतरना है। जिसके बाद वो रिक्शा वाला रिक्शा को रोक देता है। रोशनी और वो लड़का दोनों रिक्शा से उतर जाते हैं। रोशनी की थोड़ी बहुत बहसबाजी भी होती है उस रिक्शा वाले से, पर उसके बाद रिक्शा वाला चला जाता है। अब रोशनी और वो लड़का दोनों अकेले खड़े हैं, मतलब इस पूरे सुनसान एरिया में अकेले खड़े हैं। रोशनी को समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ उतरी है, क्या कर रही है, मतलब उसे उस रास्ते का कोई आइडिया नहीं था। अब वो सोच रही है कि मैं किससे हेल्प लूँ, क्या करूँ, क्योंकि आसपास और कुछ भी नहीं है। अब रोशनी को वो लड़का बोलता है, अगर आपको बुरा ना लगे तो आपको छोड़ देता हूँ, आपको जहाँ तक जाना है। रोशनी भी सोचती है कि यार इस लड़के ने ही मुझे बताया था, इसकी वजह से तो मेरी जान बची है, तो मैं इस पर ट्रस्ट कर सकती हूँ। वो बोलती है कि अगर आप मुझे शेठनी घाट तक छोड़ दे तो मेरे लिए बहुत मदद हो जाएगी। अब वो लड़का और रोशनी दोनों चलने लगते हैं। कुछ देर तक दोनों चलते रहते हैं, दोनों ज्यादा बात नहीं कर रहे होते। रोशनी फाइनली उस लड़के से पूछती है, आप यहीं रहते हो? और वो लड़का बोलता है, हाँ मैं यहीं रह गया। अब ये जो जवाब वो देता है, तो रोशनी को बड़ा अजीब सा लगता है। उसे लगता है शायद उसने गलत सुना, क्योंकि जनरली लोग बोलते हैं, हाँ मैं यही रहता हूँ या नहीं रहता। अब वो रह गया कौन बोलता है? रोशनी ज्यादा सोचती नहीं है,
वो इस बात को इग्नोर कर देती है और देन फाइनली कुछ दूर चलने के बाद ये घाट तक आ जाते हैं। अब इन्हें एक रोड क्रॉस करना था और रोड पर काफी ज्यादा गाड़ियां चल रही थी, तो रोशनी का ध्यान रोड क्रॉस करने में चला जाता है और वो कैसे भी करके दूसरी साइड पहुंच जाती है। और जब रोशनी दूसरी तरफ देखती है तो वो लड़का वापस से पीठ दिखाकर कहीं जा रहा होता है। रोशनी बस उसे पीछे से देखे जा रही होती है और वो लड़का अपनी धुन में आगे बढ़ता जा रहा होता है। रोशनी को लगता है कि शायद उसे यहाँ आना ही नहीं था, वो बस मेरी हेल्प करने आ रहा था। इसके बाद रोशनी भी अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ती है। फाइनली वो घाट के अंदर जाती है, वहाँ नर्मदा नदी को देखती है और अपना ज्यादातर टाइम वही बिताती है। अब ऐसे ही करते करते रात के करीबन 8 बज जाते हैं और रोशनी घर जाने के लिए निकलती है। इस बार उसने गूगल मैप्स ऑन कर लिया था ताकि सुबह वाला सीन दोबारा रिपीट ना हो। और इस बार रोशनी उस रिक्शा में बैठ जाती है जिसमें पहले से ही बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। अब रोशनी आगे बैठी होती है और जब पीछे की तरफ देखती है तो भीड़ में उसे वही लड़का मिलता है, वही लड़का जो उसे घाट तक लेकर आया था। अब रोशनी को लड़का दिख रहा था, लेकिन वो लड़का दूसरी साइड देख रहा था, उसकी पीठ इस तरफ थी, तो लड़के को रोशनी दिख नहीं रही थी और यहाँ भीड़ भी ज्यादा थी। रोशनी उस लड़के को बुला नहीं पा रही थी, तो रोशनी चुपचाप बैठी रहती है। रिक्शा धीरे धीरे चलने लगती है। रोशनी बार बार उस लड़के को देखी जा रही थी। वो सोच रही थी कि काश एक बार लड़का भी इसे देख ले। आखिर सुबह ही तो वो मिले थे और उसने उसकी हेल्प भी करी थी। फाइनली रिक्शा अपनी जगह पर रुक जाती है। धीरे धीरे एक एक करके सब लोग नीचे उतरने लगते हैं। वो लड़का भी उतर जाता है, रोशनी भी उतरती है, जल्दी से रिक्शा वाले को पैसे देती है और फिर चिल्लाकर बोलती है, अरे कहाँ जा रहे हो? पर वो लड़का मुड़कर उसे देखता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। अब सबसे अजीब बात तो ये थी कि आसपास के जितने लोग भी थे सब रोशनी को घूर रहे थे। रोशनी को समझ आ रहा था कि उसने सामने वाले लड़के को बुलाया और उसका कोई जवाब नहीं दिया, तो ये उसके लिए काफी एम्बेरेसिंग हो गया। रोशनी घर आती है और अपने बेड पर लेट जाती है, लेकिन अब भी बार बार वो उस लड़के के बारे में सोच रही थी। वो आंखें बंद कर लेती है, फैन ऑन कर लेती है और रूम में सिर्फ फैन की आवाज आ रही थी। तभी उसके दरवाजे पर किसी की नॉकिंग की आवाज आती है। रोशनी उठकर चेक करने जाती है, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वो आगे पीछे देखती है, दरवाजा बंद करती है और जैसे ही मुड़ती है दरवाजे पर वापस नॉकिंग चालू हो जाती है। रोशनी को लगता है कि शायद मकान मालिक के बच्चे होंगे, क्योंकि वो दोनों अक्सर रोशनी का गेट नॉक करके भाग जाते थे। इस बार रोशनी दरवाजा खोलती ही नहीं है। इस बार नॉक होता है 2 बार, फिर 3 बार और फिर एकदम से स्पीड बढ़ जाती है, जैसे कोई जबरदस्ती दरवाजा तोड़ना चाहता हो। रोशनी घबराकर एकदम से बेड से खड़ी हो जाती है। वो दरवाजा नहीं खोलती, लेकिन अंदर से चिल्लाकर पूछती है, कौन है? और उसी पल नॉकिंग बंद हो जाती है। रोशनी को डर लगने लगता है। वो अपने मकान मालिक को फोन करती है और पूछती है, यश और ध्रुव गेट पर नॉक कर रहे थे क्या? मकान मालिक बोलते हैं, बेटा नहीं, ये दोनों तो सो गए हैं। रोशनी आंटी को बुलाती है कि पता नहीं कौन है जो उसके दरवाजे पर बार बार जोर से नॉक कर रहा है। आंटी बोलती है, तुम गेट मत खोलना, हम अंकल को भेजते हैं। अब रोशनी ऊपर वाले फ्लोर पर रहती है और नीचे मकान मालिक रहते हैं। जो सीढ़ियाँ थी वो बाहर से ही थी, मतलब बिना मकान मालिक को पता चले भी कोई ऊपर आ सकता था। अब अंकल ऊपर आते हैं। रोशनी गेट खोलती है और दोनों आसपास हर जगह देखते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। तो अंकल बोलते हैं, बेटा शायद कोई बंदर वंदर आ गया होगा, ऐसे ही दरवाजे पर ठक ठक कर रहा होगा। तुम आराम से गेट लॉक करके सो जाओ और कोई दिक्कत हो तो तुरंत फोन करना। रोशनी भी हाँ में सिर हिला देती है और दरवाजा लॉक करके अंदर चली जाती है। वो बेड पर लेटी ही थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। एक अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर रखा था। फिर रोशनी अपना फोन यूज करने लगती है और फोन यूज करते करते कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अब रात को सोते हुए रोशनी को एक सपना आता है जिसमें उसे सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देती है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। बार बार वही आवाज और धीरे धीरे वो आवाज और ज्यादा लाउड होने लगती है।
तब रोशनी एकदम से जाग जाती है। जब रोशनी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो पूरी तरह पसीने से भीग चुकी है, शायद गर्मी की वजह से या फिर उस सपने की वजह से। जो भी हो, उसके बाद रोशनी को ढंग से नींद नहीं आती है और ऐसे ही सुबह हो जाती है। अगली सुबह करीबन 11 बजे रोशनी अपने बेड पर बैठी हुई थी, अपना सिर पकड़े हुए। उसका सिर थोड़ा भारी लग रहा था, जैसे पूरी रात उसकी नींद कंप्लीट ही नहीं हुई हो। रोशनी फ्रेश होने जाती है, उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाती है और बालकनी में खड़ी होकर पोहा खाने लगती है। वो रास्ते में सबको आते जाते देख रही थी, तभी उसे वही लड़का दिखाई देता है जो सामने से आ रहा था। रोशनी उसे देखते ही एकदम से रुक जाती है और बस उसी को देखने लगती है। वो लड़का भी रोशनी को ही देख रहा था और स्माइल पास कर रहा था। उसके बाद वो रोशनी को नीचे आने का इशारा करता है। रोशनी बिना कुछ सोचे समझे सीधा नीचे उससे मिलने जाती है। इस वक्त रोशनी ने चप्पल तक नहीं पहनी होती, लेकिन पता नहीं क्यों वो दौड़ते दौड़ते सीधा नीचे पहुंच जाती है। वो लड़का कुछ बोल पाता उससे पहले रोशनी बोल पड़ती है, तुम यही रहते हो? कल भी मैंने तुम्हें देखा था और तुमने मेरा जवाब क्यों नहीं दिया था? वो लड़का कुछ नहीं बोलता, बस मुस्कुराता है और रोशनी के साथ चलने लगता है। दोनों के बीच फिर वही खामोशी छा जाती है। दोनों साथ चलने लगते हैं, फिर एक जगह बैठ जाते हैं और फिर उनके बीच एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती है। अब दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी सामने खड़ी एक स्कूटी के मिरर पर रोशनी नजर डालती है। उस मिरर को देखते ही मानो उसकी धड़कनें रुक सी जाती है। रोशनी उसी जगह फ्रीज हो जाती है। उसके बगल में बैठा हुआ लड़का जो बोल रहा था, रोशनी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी नजर तो सिर्फ मिरर पर थी, क्योंकि जब रोशनी ने मिरर देखा तो उसे वो लड़का दिख नहीं रहा था। सामने वो लड़का एकदम नॉर्मल लग रहा था, बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन मिरर में वो लड़का लड़का नहीं लग रहा था, बल्कि एक लाश लग रहा था जिसका चेहरा पूरी तरह कुचला हुआ था। पूरा शरीर पर खून ही खून था। उसकी एक आंख ठीक थी, लेकिन दूसरी आंख बाहर निकली हुई थी। रोशनी 2-3 बार अपनी आंखें मलकर देखती है, लेकिन हर बार नजारा सेम होता है। और जब वो मिरर से नजर हटाकर सीधा लड़के को देखती तो फिर से एकदम नॉर्मल दिखाई देता। अब रोशनी समझ जाती है कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। वो चुपचाप उठ जाती है, बिना उसकी तरफ देखे, बस आंखें बंद करके भगवान का नाम लेते हुए चलने लगती है। जहाँ रोशनी थी वहां से उसका घर सिर्फ 10 मिनट ही दूर था, तो वो धीरे धीरे चल रही थी। उसे डर था कि अगर वो रुकी तो शायद कुछ गलत हो जाएगा। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की, किसी के पुकारने की आवाज आती है। रोशनी समझ रही थी कि वो लड़का उसके पीछे आ रहा है, उसका पीछा कर रहा है, लेकिन रोशनी पीछे मुड़कर नहीं देखती। वो अपनी मुट्ठी कसकर बांध लेती है और भगवान का नाम जपते हुए चलती रहती है। फिर फाइनली उसे एक आवाज सुनाई देती है और रोशनी बताती है कि उसका पूरा मन था कि वो पीछे मुड़कर देखे। वो आवाज ही इतनी ज्यादा अट्रैक्टिंग थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो खुद को कंट्रोल कैसे कर पा रही है। तभी उसे अपनी दादी की एक बात याद आती है। उसकी दादी हमेशा कहती थी, कभी ऐसे सिचुएशन हो जब तुम अकेले जा रहे हो या किसी सुनसान रास्ते पर हो और पीछे से कोई तुम्हारा नाम पुकारे, तो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर तुम पीछे मुड़कर देख लिया तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। जैसे ही रोशनी को ये बात याद आती है, वो जोर से भागना शुरू कर देती है। भागते भागते उसके पैरों में बहुत ज्यादा चोट लग रही थी, क्योंकि उसने चप्पल नहीं पहनी थी, लेकिन वो बिल्कुल नहीं रुकती। वो सीधा अपने घर के गेट तक पहुंचती है और गेट के सामने ही बेहोश हो जाती है। जब रोशनी की आंख खुलती है तो वो मकान मालिक के घर में होती है। जैसे ही उसे होश आता है, आंटी उसे पूछती है, बेटा क्या हुआ? और फिर रोशनी आंटी को पूरी कहानी बता देती है। इसी बीच रोशनी को उसकी मम्मी का फोन भी आ जाता है। मम्मी की आवाज सुनते ही रोशनी टूट जाती है। वो जोर जोर से रोने लगती है और मम्मी को भी पूरी बात बताती है। वो रोते हुए बोलती है, मम्मी मुझे यहाँ से ले चलो। मकान मालकिन आंटी भी उसे शांत कराती है। उसके बाद वही आंटी रोशनी को पंडित जी के पास लेकर जाती है। वहाँ पंडित जी रोशनी की फाड़ फूंक करते हैं और फिर बोलते हैं उसके साथ एक नेगेटिव एनर्जी अटैच हो चुकी है। पंडित जी उसे एक ताबीज भी देते हैं, लेकिन साथ ही ये भी बोलते हैं कि रोशनी के अंदर अब इतनी हिम्मत भी नहीं बची
कि वो वहाँ रुक सके। उनका कहना था कि उसकी एनर्जी बहुत लो हो चुकी है और अगर कोई चीज दोबारा उसे अटैच होने की कोशिश करे तो आसानी से उसकी बॉडी पर पोजेस कर सकती है। इसी वजह से उस रात रोशनी मकान मालिक के साथ ही रहती है। अगली सुबह रोशनी के पापा भोपाल आ जाते हैं और उसे वापस ले जाते हैं घर। रोशनी का कहना है कि उस दिन के बाद वो सिर्फ एग्जाम देने के लिए ही भोपाल आई थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अकेली कहीं और जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। रोशनी के मुताबिक जो भी एनर्जी उसके साथ अटैच हुई थी वो पूरी तरह उसका पीछा छोड़कर नहीं गई थी। उसे अक्सर सपनों में वही लड़का दिखाई देता था, कभी दूर खड़ा हुआ, कभी उसे देखता हुआ, कभी मदद मांगता हुआ। जब रोशनी ने ये बात अपने घर वालों को बताई तो उसे एक दूसरे पंडित जी के पास ले गए। पंडित जी ने पूरी बात सुनी और कुछ पूजा पाठ करने के बाद उसे बोला, ये जो लड़का था जिसकी एनर्जी तुमसे अटैच हुई थी उसकी मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी। लेकिन उन्होंने ये भी बताया वो तुम्हारे सताने या तकलीफ देने के लिए तुम्हारे साथ अटैच नहीं हुआ है, बल्कि वो खुद आजाद होना चाहता है। उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है और वो तुमसे मदद मांग रही है। पंडित जी के कहने पर एक प्रॉपर हवन कराया गया। कुछ खास चीजें रोशनी को दी गई और कहा कि हर मंडे उन चीजों का एक निर्धारित जगह पर जाकर अर्पित करना होगा और ये काम उसे लगभग 11 मंडेज तक करना है। पंडित जी ने कहा जब तुम ये 11 मंडेज तक पूरे करोगे तो जो आत्मा तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है उसे शांति मिल जाएगी, उसे मुक्ति मिल जाएगी, फिर वो आजाद हो जाएगी। और फिर ऐसा ही हुआ। अगले 11 मंडेज तक रोशनी ने वो सारी चीजें की जो भी उसे बताई गई थी, इकट्ठा की। सुबह करीबन 5 बजे से 6 बजे के बीच वो अपने पापा के साथ जाती थी और उन चीजों को वहाँ अर्पित करके आ जाती थी। रोशनी ने हमें एग्जैक्ट चीजें नहीं बताई और वो शायद बतानी भी नहीं चाहिए, लेकिन उसने कहा कि 11 मंडेज पूरे होने के बाद उसे धीरे धीरे बहुत हल्का महसूस होने लगा। सपने आने बंद हो गए, वही लड़का दिखना बंद हो गया और वो अजीब सी बेचैनी उसके अंदर थी वो भी खत्म हो गई। रोशनी का मानना है कि अब वो आत्मा उसके साथ नहीं है, उसे शांति मिल चुकी है और शायद उसे मुक्ति भी मिल गई है। और इसी के साथ रोशनी की कहानी यही खत्म होती है। सो डेट्स इट फॉर टुडे दोस्तों, यही थी आज की स्टोरी। फिर मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।